हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बोर्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का पहले चैप्टर ठोस अवस्था का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। हम उन सभी प्रकार को एक एक करके अच्छे से समझ लिया हमने। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा दिक्जालक या क्रिस्टल जालक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक या इसी को हम लोग कहते हैं बेटा दिक्जालक। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? दिक्जालक अथवा दिक्जालक। क्लियर बेटा यहां तक? इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, ठीक बेटा। हम लोग जरा ये देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस कहते किसे हैं, क्या होता है दिक्जालक। जैसे बेटा कोई भी ठोस होगा, किसी न किसी परमाणु से मिलकर के बना, हो सकता है कि वो परमाणुओं से मिलकर के बना हो सकता है कि वो अणुओं से मिलकर के बना हो सकता है कि वो आयनों से मिलकर के बना हो बेटा। तो उन परमाणुओं, आयनों अथवा अणुओं की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। क्लियर है? किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित घटक कणों, घटक कण कौन कौन हो सकते हैं बेटा? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। किसी भी ठोस में उपस्थित घटक कणों की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टल जालक। यानी हम लिख सकते हैं किसी क्रिस्टल में उपस्थित घटक कणों और ये घटक कण कौन कौन हो सकते हैं बेटा? अणु हो सकता है, आयन हो सकता है तथा परमाणु हो सकता है। घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित घटक कणों की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। क्लियर है यहां तक? क्लियर बेटा? चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे बात करें बेटा NaCl में, NaCl का जब क्रिस्टल बनाएंगे तो जो उसके घटक कण है बेटा Na और Cl, दो आयनिक कण हैं, तो इनकी जो त्रिविमीय व्यवस्था होगी वही क्या कहलाएगी? क्रिस्टल जालक। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं बेटा इकाई सेल की। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इकाई सेल। इकाई सेल इसे हम लोग पढ़ते हैं बेटा यूनिट सेल। इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल, इकाई सेल। देखते हैं बेटा कि इकाई सेल क्या होता है, हम लोग किसे कहते हैं इकाई सेल। चलिए बात करते हैं बेटा। जैसे अगर एक दीवार हो बेटा तो वो दीवार जो है छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर के बनाई जाती है। यानी हम ईंटों को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो वो दीवार बन करके तैयार हो जाती है। अगर उस पूरे दीवार को हम लोग एक क्रिस्टल मान ले बेटा तो उस क्रिस्टल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन है? वो ईंट है। यानी हमें कह सकते हैं बेटा कि किसी भी क्रिस्टल की वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसको अगर हम बार बार रिपीट करते जाएं, एक के बाद एक हम पुनरावृत्त करते जाएं
तो वह क्या कहलाती है बेटा? इकाई सेल। यानी हम कह सकते हैं किसी भी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार दोहराने पर पूरा क्रिस्टल बनता है इकाई सेल कहलाती है। इकाई सेल कहलाती है। क्लियर बेटा? किसी भी क्रिस्टल की वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसकी हम बार बार पुनरावृत्ति करें और वो पूरा क्रिस्टल बन के तैयार हो जाए बेटा, तो वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है बेटा? इकाई सेल। चलिए अब जरा हम ये बात कर लेते हैं बेटा कि इकाई सेल के पैरामीटर क्या होते हैं। इकाई सेल के पैरामीटर, इकाई सेल के पैरामीटर, इकाई सेल के पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? यहां तक हम जरा ये देखते हैं कि इकाई सेल के पैरामीटर क्या होते हैं। इकाई सेल को बेटा हम लोग बनाते हैं एक घन के द्वारा। तो हम जरा घन बना लेते हैं एक छोटा सा। ये जो घन बनाएंगे बेटा हम इसमें देखेंगे इकाई सेल के क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, या हम उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स मेजर कर सकते हैं, किस किस पैरामीटर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा उसके बारे में बात करते बेटा। तो ये हो गया हमारा घनीय सेल, एक घन हो गया, एक इकाई सेल हो गया, एक यूनिट सेल हो गया। क्लियर बेटा? अब जरा हम बात करें बेटा, हम इस लाइन को ले लें, ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसको हम जरा आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स एक्सिस। इसी लाइन को हम जरा ऊपर बढ़ा लें तो ये हो जाएगा बेटा वाई एक्सिस। और अगर इसी लाइन को जरा हम इधर बढ़ा लें तो ये हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। क्लियर बेटा? यहाँ तक आपको पता है कि दो एक्सिस जहां मिलती हैं बेटा वहां पर कोण बनता है, एंगल बनता है। मान लेते हैं बेटा कि ये जो x और y के बीच एंगल बना है ये अल्फा है, और ये जो y और z के बीच एंगल बना है बेटा ये हमारा बीटा है, और ये जो z और x के बीच एंगल बना है ये क्या है बेटा? गामा है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने बेटा एक घन सेल बनाया, इस घन सेल में हमने क्या किया, किसी एक कोने को पकड़ा, उसको हमने आगे बढ़ाया, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, और ये क्या हुआ बेटा z एक्सिस। x और y के बीच जो कोण अंतरित हुआ है बेटा वो अल्फा कोण है, y और z के बीच जो कोण अंतरित हुआ है बेटा वो बीटा कोण है, z और x के बीच जो कोण अंतरित हुआ है वो गामा कोण है। अगर हम मान ले बेटा कि यहाँ पर ये ओरिजिन मान लें तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हम मान लेते हैं कितना है, स्मॉल a है। क्लियर बेटा? तो ये अक्ष है, ये क्या है? अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। तो हम इसे कहेंगे बेटा अक्षीय दूरी। इसको क्या बोलेंगे बेटा? अक्षीय दूरी। तो हम पहला पैरामीटर्स लिख सकते हैं कि एक यूनिट सेल में क्या पाया जाता है? अक्षीय दूरी। अक्षीय दूरी। नंबर 2 क्या हो सकता है बेटा? ये दोनों अक्षों के मध्य बना कोण है, तो हम दूसरा पैरामीटर क्या कहेंगे? अक्षीय कोण। क्या बोलेंगे बेटा? अक्षीय कोण। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी इकाई सेल में
दो प्रकार के पैरामीटर पाए जाते हैं, एक तो उसकी अक्षीय दूरी होती है और दूसरा बेटा उसका अक्षीय कोण होता है। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? यानी हम लिख सकते हैं कि इकाई सेल में दो प्रकार के पैरामीटर पाए जाते हैं। इकाई सेल में दो प्रकार के पैरामीटर पाए जाते हैं। नंबर एक क्या है बेटा? अक्षीय दूरी, और नंबर दो क्या होता है बेटा? अक्षीय कोण। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्लियर? चलिए, जैसे बेटा ये अक्षीय दूरी यहाँ से यहाँ तक a है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी? a, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी बेटा? a, क्योंकि आप जानते हो कि घन की समस्त भुजाएं क्या होती है बेटा? आपस में बराबर होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा हम ये पढ़ लेते हैं इकाई सेल के प्रकार। देखते हैं बेटा कि इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इकाई सेल के प्रकार। चलिए हम लोग पढ़ेंगे बेटा इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार, इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इकाई सेल के प्रकार। देखते हैं बेटा कि यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा बेटा कि यूनिट सेल 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। तो हम लोग लिखेंगे कि यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है बेटा? 7 प्रकार का। यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि इकाई सेल 7 प्रकार का होता है। 7 प्रकार का होता। क्लियर बेटा यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? अब जरा हम अपने कॉपी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, और एक एक सेल को पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, हम उसके बारे में क्या पढ़ सकते हैं। 3 पार्ट में अपने कॉपी को डिवाइड करते हैं। एक जगह लिखते हैं बेटा इकाई सेल। इसको मैं थोड़ा और किनारे कर देता हूं। इकाई सेल। दूसरी तरफ लिखते हैं बेटा अक्षीय दूरी, और दूसरी तरफ लिखते हैं बेटा अक्षीय कोण। अब जरा हम ये देखते हैं कि हर एक सेल जो होता है उसकी बेटा अक्षीय दूरी कितनी होती है, उसका अक्षीय कोण कितना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा घनीय सेल। जो घन होती है बेटा उसकी समस्त भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। यानी लिख सकते हैं A = B = C। क्लियर बेटा? और जो समस्त कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। यानी अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। यानी वो जो कोण होता है बेटा वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे चतुष्कोणीय। देखते हैं कि चतुष्कोणीय कैसा होता है बेटा। तो इसकी जो अक्षीय दूरी होती है ए बी के बराबर तो होता है, लेकिन बी सी के बराबर नहीं होता है। लेकिन बेटा इनके मध्य जो एंगल बनता है अल्फा बीटा और गामा, ये आपस में बराबर होता है, और वो कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे आप इसको पढ़ते जाएंगे। अगला पढ़ते हैं बेटा ऑर्थोरोम्बिक। अगला टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, इसी का प्रकार है ऑर्थोरोम्बिक। देखते हैं बेटा कि ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है। जो ऑर्थोरोम्बिक होता है बेटा, इसकी जो समस्त भुजाएं होती हैं, एक भी भुजा किसी भुजा के बराबर नहीं होती है।
यानी कहेंगे A इज नॉट इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C। यानी कह सकते हैं बेटा कि ऑर्थोरॉम्बिक की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। अब जरा हम बात ये कर लेते हैं बेटा कि उसके कोण क्या होते हैं। तो उसके जो कोण होते हैं बेटा अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, ये बेटा 90 डिग्री का होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं बेटा, तो बात करते हैं त्रिकोणीय की। किसकी बात करेंगे? त्रिकोणीय की। देखेंगे कि जो त्रिकोणीय होता है उसमें क्या व्यवस्था होती है, उसकी भुजा कैसी होती है, और उसकी भुजाओं यानी अक्षों के मध्य जो कोण होता है बेटा वो किस प्रकार का होता है। तो याद रखना, जो त्रिकोणीय होते हैं इनकी समस्त भुजाएं आपस में क्या होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। यानी जो भी भुजा इसकी होगी वो सब की सब भुजा आपस में क्या हो जाएगी बेटा? बराबर हो जाएगी। लेकिन इसके दो कोण यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि जो अल्फा बीटा का कोण होता बेटा वो तो बराबर होता है, लेकिन गामा का कोण बराबर नहीं होता है। अब हम लोग अगर अगले टॉपिक की बात करें बेटा, तो अगला आएगा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। अगर हम लोग मोनोक्लिनिक सिस्टम की बात करें बेटा कि मोनोक्लिनिक सिस्टम कैसा होता है, तो उसकी जो समस्त भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर नहीं होती हैं। यानी कह सकते हैं A इज नॉट इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C। यानी मोनोक्लिनिक की जो समस्त भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर तो नहीं होती हैं, लेकिन अगर कोण की बात करें बेटा तो इनका जो अल्फा बीटा कोण होता है ये आपस में बराबर होता है और ये 90 डिग्री का होता है। लेकिन इनका जो गामा होता है बेटा वो 120 के आसपास होता है। इनका जो गामा कोण होता है बेटा वो 120 के इक्वल नहीं होता है, यानी वो 90 के इक्वल नहीं होता, वो 120 होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अगर नेक्स्ट सिस्टम की बात करें बेटा तो वो आता है खटकोणीय। वो क्या आता है बेटा? खटकोणीय, खटकोणीय। और अगर खटकोणीय की बात करें यानी जिसमें 8 भुजाएं पाई जाती हैं, तो उनकी जो भुजा होती है बेटा दो तो बराबर होती हैं, यानी A इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C। और अगर हम इसके कोण की बात करें बेटा तो इनका जो अल्फा और बीटा कोण होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और गामा किसके इक्वल होता है बेटा? 120 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक। अगर हम लोग ट्राइक्लिनिक की बात करें, ट्राइक्लिनिक सिस्टम की बात करें बेटा, तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम का कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। यानी हमें कह सकते हैं A इज नॉट इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C। क्लियर बेटा? और अगर हम इनके बीच के एंगल की बात करें बेटा तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो अल्फा इज नॉट इज इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इज इक्वल्स टू गामा इज नॉट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी इनका कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं होता है और ना ही वो 90 डिग्री का होता है। तो क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए बात कर लेते हैं। जो बेटा इकाई सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। घनीय सेल, चतुष्कोणीय सेल, ऑर्थोरॉम्बिक सेल, त्रिकोणीय सेल, मोनोक्लिनिक सेल, खटकोणीय सेल और ट्राइक्लिनिक सेल। अगर बेटा घनीय सेल की बात करें तो घनीय सेल की जो अक्षीय दूरी होती है वो आपस में बराबर होती है और एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर बेटा हम लोग चतुष्कोणीय की बात करें तो उनकी दो भुजाएं बराबर एक नहीं होती हैं और सारे के सारे एंगल कितने कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री का। अगर बेटा रोम्बिक की बात, ऑर्थोरॉम्बिक की बात करें तो बेटा ऑर्थोरॉम्बिक में समस्त भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, लेकिन उनके बीच का एंगल क्या होता है बेटा? आपस में बराबर होता है। अगर त्रिकोणीय की बात करें तो त्रिकोणीय की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अल्फा बीटा एंगल बराबर होता है बेटा, लेकिन गामा बराबर नहीं होता है। मोनोक्लिनिक की बात करें बेटा तो मोनोक्लिनिक का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, जिसमें अल्फा बीटा एंगल इक्वल जो कि 90 डिग्री का होता है और गामा बेटा 90 डिग्री का नहीं होता है, यानी 120 का होता है। खटकोणीय की बात करें बेटा तो दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा बराबर नहीं होती है, जिसमें अल्फा बीटा का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और गामा कितना होता है बेटा? 120 का होता है। ट्राइक्लिनिक की बात करें बेटा तो ट्राइक्लिनिक की समस्त भुजाएं जो होती हैं वो कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं और उनके बीच का जो एंगल भी होता है वो कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक?
चलिए अब जरा हम लोग बात करते हैं कि घनीय सेल क्या होता है और घनीय सेल के प्रकार कितने होते हैं, घनीय सेल कितने प्रकार का होता है। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा घनीय सेल के प्रकार। घनीय सेल के प्रकार, घनीय सेल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल, टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल यानी घनीय सेल कितने प्रकार का होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए तो जनरल केस में बेटा घनीय सेल हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं, वैसे एक और होता है वो मैं बताऊंगा अभी। घनीय सेल कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का। घनीय सेल 3 प्रकार का होता है। ओके बेटा, और पहला जो है वो है साधारण घनीय सेल। नंबर 1 साधारण घनीय सेल, साधारण घनीय सेल इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, साधारण घनीय सेल। जरा हम इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा कि साधारण घनीय सेल क्या होता है। आपको पता है कि घन वही होता है जिसकी समस्त भुजाएं और उनके जो अक्षीय कोण होते हैं वो आपस में क्या हो बेटा? बराबर हो। तो चलिए घन जरा बनाते हैं, देखते हैं बेटा कि घन कैसे बन सकता है। अगर हम लोग घन की बात करें बेटा तो घन की समस्त भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और अगर हम समस्त भुजाओं को आपस में बराबर कर देते हैं तो वो घन बन करके तैयार हो जाता है, जो कि हमारा कुछ इस जैसा सिस्टम बन के तैयार होगा। और जरा हम ये देखेंगे कि घनीय सेल हम लोग कहते किसे हैं। तो बेटा ऐसा सेल, ये जो कोने हैं 4 इसमें, जैसे बेटा अगर हम लोग किसी बुक की बात करें तो ये अपने पास एक बुक है। ये जो बुक है बेटा देखिए, एक फेस ये रहा, एक फेस ये है, एक बेटा ये सामने का, हालांकि ये मोटा नहीं है, एक पीछे का, एक फेस ये है और एक फेस ये है। तो देखो 1 2 3 4 कोने सामने की तरफ और 1 2 3 4 कोने पीछे की तरफ। तो ये जो सेल हम लोग बनाएंगे बेटा देखो, ये वाला जो तंत्र है ये सामने का है और ये वाला जो तंत्र है वो पीछे का है। और इसके बीच यानी घन सेल बेटा वही होता है जिसके 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित हो, यानी कोनों पर एक परमाणु उपस्थित हो बेटा। तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण घनीय सेल। यानी बेटा ऐसा घन जिसके कोनों पर केवल परमाणु हो और उस घन के किसी भी हिस्से पर कोई भी परमाणु न उपस्थित हो, तो ऐसे घन सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? साधारण घन सेल। यानी हम लोग पढ़ सकते हैं बेटा कि ऐसा घन सेल जिसके कोनों पर एक परमाणु उपस्थित होता है, एक परमाणु उपस्थित होता है साधारण घन सेल, साधारण घनीय सेल कहलाता है, साधारण घनीय सेल कहलाता है। क्लियर बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए
यानी ऐसा घन सेल जिसके एक एक कोणों पर यानी समस्त कोणों पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है, वह घन सेल क्या कहलाता है बेटा? साधारण घन सेल। दूसरे की बात करें अगर हम लोग, तो दूसरा जो घन सेल आता है बेटा, उसका नाम है, दूसरा घन सेल उसका नाम है बेटा फलक केंद्रित घन एकक सेल। फलक केंद्रित घन, चाहे इकाई सेल बोलो बेटा चाहे एकक सेल बोलो, बात बराबर है। घन एकक सेल, फलक केंद्रित घन एकक सेल। क्लियर है यहाँ तक बेटा? किसी को कोई दिक्कत? तो आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल समझ में आ गया? बोलो, सबको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल समझ में आ गया? यानी ऐसा यूनिट सेल जिसके 8 कोणों पर यानी 8 कोणों पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है, वह घन सेल क्या कहलाता है बेटा? सिंपल क्यूबिक घन सेल। अब जरा हम बात करेंगे फलक केंद्रित घन एकक सेल, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जरा हम ये देखते हैं बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। अगर हम एक यूनिट सेल बनाए बेटा, तो आपको पता है कि यूनिट सेल वही होता है जिसके 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित हो। हम उस यूनिट सेल को कहते हैं सरल घन यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बेटा? सरल घन सेल। चलिए, सरल बोले या साधारण बोले, बात बराबर है। देखो बेटा, फलक केंद्रित को हटा दो तो बात आया घन एकक सेल। घन एकक सेल क्या है? जिसके 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित हो। सबसे पहले बेटा 8 कोनों पर एक एक परमाणु हम लोग बना लेते हैं। अगर हम लोग 8 कोनों पर एक एक परमाणु बनाएंगे तो कुछ ही जैसी संरचना हमारे पास निकल करके आएगी। ये हो गया हमारे 8 कोनों पर एक एक परमाणु हमने रख दिया। अगर हम 8 कोनों पर एक एक परमाणु रख देते हैं बेटा, तो वह क्या बन जाएगा? घन एकक सेल। अभी फलक केंद्रित की बात छोड़ दो, केवल घन एकक सेल की बात करते हैं। तो घन एकक सेल वही होता है जिसके 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित हो बेटा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? घन एकक सेल। अब जरा बात करते हैं केंद्रित शब्द की। केंद्रित का मतलब होता है बेटा बिल्कुल बीच में, ठीक केंद्र पर। और अगला शब्द क्या लगा हुआ है? फलक। फलक केंद्रित मतलब बेटा किसके केंद्र पर? फलक के केंद्र पर। तो फलक कितने हुए आपके? 6। एक ऊपर एक नीचे, दाएं बाएं आगे और पीछे। तो जरा हम इन फलकों के केंद्र पर अगर एक एक परमाणु बना लेते हैं, तो इन फलकों के केंद्र पर भी बेटा अगर एक एक परमाणु उपस्थित है, तो ऐसे घन सेल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सरल फलक केंद्रित घन एकक सेल। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा सेल जिसके 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित हो, परंतु एक एक परमाणु घन सेल के फलकों के केंद्र में उपस्थित हो, तो उसे फलक केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं।
घन एकक सेल कहते। क्लियर बेटा? ये रहा आपके एकक सेल का चित्र, जिसे आप कहते हैं फिगर। अगला टॉपिक अगर हम लोग पढ़ेंगे बेटा तो वो आता है काय केंद्रित। ये दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर जो है बेटा वो होता है काय केंद्रित घन एकक सेल। काय केंद्रित घन एकक सेल, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चल बेटा, अगर हम लोग फिगर बनाए बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, तो यूनिट सेल का फिगर बनाएंगे तो सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित शब्द को छोड़ दो, बात करते हैं घन एकक सेल। तो घन एकक सेल वही होता है बेटा जिसके 8 कोनों पर कितने परमाणु उपस्थित हों बेटा? एक परमाणु उपस्थित हो, तो वह क्या कहलाता है? घन सेल। क्लियर है यहाँ तक? यानी एक परमाणु कहाँ उपस्थित होना चाहिए? उस सेल के 8 कोनों पर अगर एक परमाणु उपस्थित है तो वह सेल क्या कहलाता है बेटा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी साधारण घन सेल। अब जरा केंद्रित शब्द की बात करें तो केंद्रित का मतलब होता है केंद्र में। आगे है काय। काय का मतलब होता है बेटा पूरे सिस्टम में। जैसे कोई एक माचिस, जैसे माचिस की डिबिया होती है अपने पास, उस माचिस की डिबिया के अंदर जो तीलियां होती बेटा वो डिबिया के अंदर होती है, तो उसी को कहते हैं काय के अंदर। अगर बेटा इस पूरे यूनिट सेल के अंदर ठीक बीच में एक परमाणु उपस्थित होगा तो हम इस सेल को क्या बोलेंगे बेटा? काय केंद्रित घन एकक सेल। यानी कह सकते हैं ऐसा सेल जिसके 8 कोनों के साथ साथ 8 कोनों के साथ साथ एक परमाणु उस घन सेल के काय के अंदर उपस्थित होता है काय केंद्रित घन एकक सेल कहलाता है। घन एकक सेल कहलाता। क्लियर होता है यहाँ तक? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? घन एकक सेल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है बेटा साधारण घन एकक सेल जिसके 8 कोनों पर एक परमाणु हो। एक होता है बेटा फलक केंद्रित घन एकक सेल जिसके 8 कोनों पर एक परमाणु हो, लेकिन साथ ही साथ एक परमाणु बेटा फलक के केंद्रों पर हो। और एक होता है बेटा काय केंद्रित घन एकक सेल, यानी जिसके 8 कोनों पर एक परमाणु हो, लेकिन एक परमाणु उसके काय के अंदर यानी पूरे सेल के अंदर उपस्थित हो, तो हम उसे कहते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल। हाँ बेटा एक चीज और याद किए रहना, फलक केंद्रित घन एकक सेल को शॉर्ट फॉर्म में FCC कहते हैं, और बॉडी सेंटर्ड को शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? FCC। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? चलिए कल हम लोग बेटा देखेंगे कि इसके कोर की लंबाई कितनी होती है, इस पूरे घन सेल में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करते हैं। तो आज की क्लास केवल इतनी ही, बाकी जो क्लासेस हैं बेटा वो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं।